अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, लगता है इस तरह है कि पाकिस्तान के दोनों कप्तान आजकल मुश्किल में हैं। बाबर आजम जो आजकल वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से उनके ऊपर तमाम तर जिम्मेदारी आयद की जा रही है कि इनकी वजह से पाकिस्तान टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही। लेकिन जिस तरह वो मुश्किलात में है, इसी तरह सियासत के मैदान के कप्तान भी आजकल काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में हैं। खबरों पर खबरें आती जा रही हैं उनके बारे में। आज ये खबरें आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए और उन लोगों को हायर करके करोड़ों रुपया वहां पे लगाया गया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरवीज के लिए। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो केसेस के हवाले से भी साइफर केस में जो उनके खिलाफ बयानात आ रहे हैं और पुराने वो लोग जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा, वो जो बयानात जमा करवा चुके हैं, उसकी वजह से कप्तान की मुश्किलात और बढ़ती जा रही हैं और लोग एक एक करके छोड़ना शुरू हो चुके हैं और लग रहा है कि ये मुश्किलात इमरान खान साहब की मजीद बढ़ जाएंगी। कहाँ पे ये सूरत हाल जारी है, इस पर तफसील से बात करेंगे। मुस्लिम नून की सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार हबीब अकरम साहब भी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंचोता साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन डेस्क हम न्यूज़ जाहिद गशकोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, जो बयानात जमा करवाए गए हैं गवाहों के, उनमें हमने देखा है कि इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आपके पास क्या डिटेल्स हैं, ज़रा कुछ शेयर कीजिएगा हमारे साथ। अब देखिए मंसूर साहब, जो काउंटर टेररिज्म विंग है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है इस पूरे साइफर केस में। वहाँ पर जितने अफराद पेश हुए थे उन्होंने अपने स्टेटमेंट जमा करवाए हैं। 36 अफराद के जो तमाम के तमाम स्टेटमेंट है और उनकी फाइंडिंग्स हमने हासिल की हैं। उसमें 4 स्टार विटनेसेस आप कह सकते हैं जिनके अभी तक पब्लिक डोमेन में स्टेटमेंट नहीं आए थे। पहले आपको पता है आज़म ख़ान और जो कि असद मजीद ख़ान के तो आ चुके थे। आज मैं आपको उसके सामने रखना चाहता हूँ कि जो 4 और हैं उसमें सुहेल महमूद जो कि सेक्रेटरी उस वक्त थे वज़ारत ख़ारजा में, उनका स्टेटमेंट एक डैमनिंग स्टेटमेंट है। आज़म ख़ान और असद मजीद से ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा, वो ये बताते हैं कि जैसे ही उनको ये साइफर की कापी मिली, उनको अगले दिन वहाँ पर बनी गाला में बताया गया आज़म ख़ान की जानिब से कि चंद मिनटों में आप बनी गाला पहुँचें। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो तमाम काबीना के लोग और दूसरे इररेलेवेंट लोग वहाँ पर मौजूद थे। आज़म ख़ान भी मौजूद थे और मुझे बताया गया कि आप ऊंची आवाज़ में ये साइफर की कापी पढ़िए। जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तमाम लोगों ने उस पर तबसरा करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि मीटिंग जारी रही लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। फिर वो वापस आ गए और उसके बाद उन्हें बताया गया कि उस मीटिंग के मिनट्स दिए गए थे जो कि उन्हें मालूम नहीं। उसके बाद सबसे अहम एक मीटिंग हुई काबीना की इसी इशू को डिस्कस करने के लिए, जिसमें पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के 3 बड़े कस्टोडियन थे। काबीना डिवीज़न के सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी लॉ और सेक्रेटरी खारजा। इन्होंने पूरी काबीना को और उस वक्त के वज़ीर आज़म को ये एडवाइस किया कि इस साइफर को डीकोड ना किया जाए। पाकिस्तान की तारीख में अब तक कोई साइफर डीकोड नहीं हुआ। अगर ऐसा किया गया तो इसके कानूनी जो इम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग होंगे। लिहाजा ये एक किस्म की वार्निंग थी इन 3 बड़ों की जानिब से। लेकिन वो बताते हैं कि उनकी इस जो एडवाइस थी उसको फॉलो नहीं किया गया। और सबसे उन्होंने एक बात ये भी की जो कि शाह महमूद कुरैशी पर बहुत भारी गुजरती है इस स्टेटमेंट में, क्योंकि ये स्टेटमेंट आप अगर 36 के 36 स्टेटमेंट देखें वो एक दूसरे को इंडोर्स करते चले जाते हैं। उसमें आपको कोई झोल नज़र नहीं आता है। उन्होंने बताया कि मैंने एक बाकायदा नोट लिखा साइफर के बाद, वो शाह महमूद कुरैशी को भेजा गया कि इसको पब्लिक डोमेन में ना दीजिए, इस साइफर को इसके लीगल इम्प्लिकेशन होंगे, लिहाजा ये पब्लिक डोमेन में नहीं जाना चाहिए। उनकी बात नहीं सुनी गई। फिर एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि की विटनेसेस हैं वो पाकिस्तान के इस वक्त एम्बेसडर यूएई में फैसल नियाज ट्रेमजी, जो कि उस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी थे अमेरिका डेस्क के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में। वो ये बताते हैं कि जैसे ही साइफर उस वक्त के वज़ीर आज़म की जानिब से पब्लिक डोमेन में लहराया गया, उसके अगले दिन अर्ली इन द मॉर्निंग उनको अमेरिका की चार्ज दी अफेयर की कॉल आती है और वो साइफर मांगती हैं डायरेक्टली पाकिस्तान से कि हमें साइफर दीजिए और मुझे अमेरिका बुला लिया गया है और वो साइफर की कॉपी मुझे लेके जानी है, व्हाट्सएप के ज़रिए आप कॉपी भेजिए। इस पर उन्होंने बताया कि मैंने फ़ौरन ही
उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा को कॉल किया कि इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई है, क्योंकि उसने ये बताया है, मैं कोट इन कोट आपको बताना चाहता हूँ, उसने कहा कि ये जो साइफर लहराया गया है पब्लिक डोमेन में, जो बताया गया है कि अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप हैं या अमेरिका ने साजिश की है, हमें उसकी कॉपी चाहिए, और दिस जो पब्लिक डोमेन में ये चीज़ दे गई, तो वो कहता है कि चॉर्ज या फिर कहते हैं कि इट वाज नॉट प्लेइंग वेल इन यूएस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, उसके बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद गशकोरी साहब आपका इन तमाम तफसीलात को शेयर करने के लिए। नईम हैदर पंचोता साहब, ये जो सारी तफसीलात सामने आई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। वो कह रहे हैं कि ये जितने भी अफराद हैं इनके तमाम के बयानात एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और सारे के सारे जो है इमरान खान साहब को इम्प्लिकेट कर रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये तो जो 27-28 लोगों के बयान दिए गए हैं ना, पूरी पीडीएम भी इसके ऊपर बयान दे देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह क्या है कि बेसिकली 7 तारीख को ये बाहर से धमकी मिली और 8 को मूवमेंट स्टार्ट करके और बाकायदा तौर पर ये जो है अदम एतमाद के जरिए इमरान खान साहब को हटा दिया गया। और ये धमकी जो है दी गई, प्राइम मिनिस्टर जो ओथ उठाता है वो ओथ के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, कौम के लिए बताना ज़रूरी हो तो वो बता सकता है। और 248 जो आर्टिकल है आईन पाकिस्तान का, उसके तहत इस्तिस्ना भी हासिल है। लिहाजा पहले इल्ज़ाम लगाया गया कि साइफर आया ही नहीं, फिर इल्ज़ाम लगाया गया कि साइफर आया और जलसे में लड़ाया गया, इन्होंने चोरी किया। ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ कि जो ये इतलाक जो है इसका इसके ऊपर नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर आर्टिकल 12 बड़ा वाज़ेह है कि आपने जिस वक्त जुर्म होना है उसके मुताबिक जो है कोई भी केस चलाया जाएगा। तो लिहाजा ये जो मार्च 2022 है उसका वकूआ है और अगस्त के अंदर 2023 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर तरमीम की गई और पाक रखना, रिटेंशन, वो जुर्म जो है वो बनाया गया। अब मामला ये है कि ये इल्जाम FIR के अंदर ये है कि इन्होंने जो बाहर से साइफर आया उसको रद्द बदल किया, यानी कि अपने वर्ड्स में ये जो है ये इन्होंने आगे तशरीह की, ये असल साइफर नहीं था। तो फिर मुझे ये बता दिया जाए कि 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई और दोनों में ही डिमार्च किया गया, एक इमरान खान साहब की हुकूमत में और दूसरे नंबर पर जब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब थे, वो हेड कर रहे थे उस वक्त, तो दोनों में डिमार्च फिर क्यों किया गया? और अगर उस साइफर को रद्द-बदल कर दिया गया है तो फिर तो केस ही खत्म हो गया। फिर रद्द-बदल अगर हो गया है तो केस ही नहीं रहता। फिर मतलब ये है ना कि हमने फिर इमरान खान साहब ने फिर जो है जो साइफर आया उसको तो नहीं फिर शेयर किया, फिर इसका मतलब है उसने अपनी जुबान में कह दिया। ठीक है। और सबसे जो अहम बयान है ना राना सनाउल्लाह साहब और लतार साहब का, जिन्होंने ये केस बनाया है, राना सनाउल्लाह साहब के नीचे सेक्रेटरी इंटीरियर थे, उन्होंने ये केस उसके अंदर कंप्लेनेंट बने, हालांकि फॉरेन ऑफिस का मामला था, फॉरेन ऑफिस ने होना था। उनकी अपनी स्टेटमेंट है कि ओरिजिनल साइफर उधर पड़ा हुआ है। तो सारी चीजें जोड़ रही हैं कि ये झूठा केस है। यहाँ पर सिर्फ इमरान खान की जमानत के ऊपर फैसला नहीं हो रहा, ट्रायल को उसी तरह से दौड़े लगी हुई हैं जिस तरह तोशाखाना केस में इमरान खान साहब। अज़मा बुखारी साहिबा, कोई मसला नहीं है, 36 अफराद चाहे जो मर्जी कहते रहे, कानून के मुताबिक पंचोता साहब फरमा रहे हैं, आर्टिकल 12 का जिक्र किया, 248 का जिक्र किया, इस्तिस्ना मौजूद है, कोई केस ही नहीं बनता। ये बिला वजह सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया मंसूर, मुझे तो आज लिटरली इमरान खान पर तरस आ रहा है। जिस किस्म के आर्गूमेंट्स मैंने सुन लिए हैं ना, उसके बाद मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को इनके बुकला इंशाल्लाह ताला वहां तक पहुंचा के आएंगे जहां तक उनको अल्लाह जाने पहुंचना चाहिए था कि नहीं। मेरी इनको चुप कराइए प्लीज, इनको चुप कराइए प्लीज। अच्छा, नहीं, मेरी गुजारिश ये है कि 27 मार्च को इमरान खान ने वजीर आजम पाकिस्तान होते हुए इस साइफर को जलसे में लहराया और इस साइफर के बारे में उन्होंने बात की जब वो वजीर आजम पाकिस्तान थे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस्तिस्ना जो है वो उन मामलात के ऊपर है जब तक वजीर आजम अपने हलफ की खिलाफ वर्जी ना करे। अब ये हलफ ही नहीं बना दिया कि वो जब को अवाम को इत्मीनान में लेना हो। मंसूर, मुझे बात करने दीजिए प्लीज। साहब, वो उनकी बात पहले सुन ले, फिर मैं आपके पास भी आऊंगा, आप अपना आर्गुमेंट दीजिएगा। जी नहीं, मैंने सवाल रखे हैं ना कि ओरिजिनल साइफर जो है और ये कभी कहते थे आया नहीं, कभी राना देखिए अब ओरिजिनल उधर पड़ा है, आप फिर इनसे कहते हैं रद्द बदल कर। चले सवालों के जवाब मैं ये सवाल, जो मर्जी है कमेंट्स करें, मुझे कोई फर्क नहीं। जी बेहतर, मैं ये सवाल करता हूं जी, मैं ये बिल्कुल ये सवाल करता हूं जी। अज़मा साहिबा, यही तो प्रॉब्लम है इनका, यही प्रॉब्लम है इनका जिसपे मतलब चले
अच्छा, बहरहाल इस्तिस्ना जो है वो आज नया हल्फ सुन लिया आपने कि पाकिस्तान के वजीर आज़म जो है वो साइफर से खेलते हुए खुद उसकी ऑडियो मौजूद है जिसमें वो मिनट्स चेंज कर रहा है और अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हलफ ये है कि मेरे नॉलेज में जो भी चीज़ लाई जाएगी उसको जो है वो मैं उसका पूरी जो है वो उसकी सीक्रेसी का ख्याल रखूंगा, वो किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगा। उन्होंने नया हलफ बना लिया, आवाम को बताया जा सकता है। आगे आ जाइए। अब साइफर में रद्दोबदल की उसकी जो बात की जा रही है, ये गुजारिश मुझे नईम साहब मंसूर, मैं ऐसे कैसे बात करूं? मैं अज़मा साहिबा वो मेरे साथ तो बैठे नहीं हुए, मैं पूरी कोशिश करूं। नईम साहब इस तरह उनका मोमेंटम टूट जाएगा ना। नईम साहब इस तरह मोमेंटम टूट जाएगा, इस तरह तो फिर बात नहीं हो सकेगी ना। एक एक करके कर लेते हैं। नहीं, मैं फिर इनको भी बात नहीं करने दूंगी। नहीं, आप दोनों फिर मैं इनकी हर बात नहीं, मैं जब ये बात कर रहे थे मैं उसके बीच में अब मैं भी इनको टोकूंगी तो फिर चिड़ियाघर का माहौल होगा। अगर इनको चिड़ियाघर बनाना है तो चिड़ियाघर का तो मैं अगर चाह रही हूँ कि बारी बारी हर बंदा अपनी बात कर ले और आवाम को पता तो चले कि हो क्या रहा है और ये कर क्या रहे हैं। ठीक चले वो खैर, हाँ सही है जी। अच्छा, अब जहां तक साइफर में रद्दोबदल की बात आई है, साइफर में रद्दोबदल तो खुद एक्सेप्ट किया है। इमरान खान की ऑडियो मौजूद है, वो कहता मैंने रद्दोबदल किया है। पाकिस्तान में आज तक जब से पाकिस्तान बना है बेतहाशा साइफर आए हैं और वो साइफर जो है वो 4 अगर आप कह रहे हैं एफआईआर में फिर जुर्म ही खत्म। नईम साहब मैं एक नया नईम हैदर पंचोता देख रहा हूँ। आप माजी में भी प्रोग्राम्स में आते रहे, इस तरह तो आप कभी भी नहीं टोकते थे किसी को। ये तो मैं कभी भी नहीं करता, लेकिन मैडम जो है ना गुस्सा दिला देती है। सर नहीं आप गुस्सा लाजमी उसमें इंटरप्ट करता है। नहीं, फिर अब आप बोल के दिखाइएगा। नहीं, अब आप बोल के दिखाइएगा मुझे। चलो ठीक है, अगर आपको यही लैंग्वेज समझ में आती है तो अब आप बोल के दिखाइए। ठीक है, अब आप बोल के दिखाइए, मुझे बोल के दिखाइए। अब आप मुझे, मैं देखती हूँ अब आप कैसे बोलेंगे। मैं अगर आपको लीवरेज दे रही हूँ, मैं अगर आपको बार बार, मैंने 3 दफा अपनी जिंदगी में किसी से रिक्वेस्ट नहीं की, मैं आपका नहीं, अब आप नहीं बोल पाएंगे, अब आप नहीं बोल पाएंगे। अब मैं आपकी बात लोगों तक जाने ही नहीं दूंगी। अब आप नहीं बोल पाएंगे, आप नहीं सुनेंगे। नहीं, मैं नहीं सुनूंगी। आपने मेरी बात सुनी, आपने मेरी बात सुनी, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी, ना किसी को सुनने दूंगी। पंचोता साहब नहीं होगा, पंचोता साहब नहीं होगा। अब आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। आई एम सॉरी, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। आई एम सॉरी, अब आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। ऐसे ही प्रोग्राम चलेगा, अब आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। नो सॉरी, आप नहीं बोल सकते। मैं आपको नहीं, मेरी खातिर बात है, मैंने पोलाइटली रिक्वेस्ट किया है। बिल्कुल मेरे ऊपर रहम ना करें, मैं आपको नहीं बोलने। अच्छा नहीं, इस तरह नहीं। आप मुझे ये बता दें, और सीनियर सहाफी आप दोनों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। नहीं, मैं आपको नहीं सुननी है, नहीं बोलने दूंगी। नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे। आप गलत बोल रहे हैं, आप नहीं बोलेंगे। मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। आप नहीं बोलेंगे, आपको मैं बोलने नहीं दूंगी। आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोल सकते। आपकी बात अब लोगों तक नहीं जाएगी। वन साइडेड बात में नहीं जाने दूंगी। आप अब वन साइडेड बात नहीं पहुंचा पाएंगे। अब आप नहीं बोल पाएंगे। आप नहीं बोल पाएंगे, मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। आप नो, दिस इज नॉट द वे। ये नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। ये नहीं बोल पाएंगे आप, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगी मैं आप। ये कोई बात है कि मैं जो बात कर रही हूँ मुझे बात नहीं करने दे रहे और ये बोलते चले जाएंगे। अच्छा, मैं कह रहा हूं उतरे ऊपर से। आज हलफ बदल दिया उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम का। आज अकाश को बिल्कुल बड़ा गलत कर दिया। मुझे मैं कह रहा हूं, उनको ये लगता है ये बोल नहीं पाएंगे। ये बोलेंगे। व्हाट्सएप करता हूं, स्क्रीन पे चला। मंसूर, तुम्हारी वजह से मैं 2 दफा फिर चुप हुई हूं। नहीं, मैं मुसलसल बोल रहे हैं। आप बस एक मौका और दे दें अज़मा साहब, एक मौका बस। मैं पंचोता साहब से खुद रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं पंचोता साहब, मैं आपकी प्लीज गारंटी दे रहा हूं, प्लीज आपने बीच में नहीं बोलना। मेरी आपसे ओके जी, मेरी आपसे बड़ी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अज़मा साहब, अब आपको नहीं टोकते, आप बात कीजिए प्लीज। मेरी गुजारिश ये है कि साइफर में रद्दोबदल जो है वो इटसेल्फ, एक तो साइफर की चोरी, दूसरा साइफर को जो है सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना, तीसरा साइफर में रद्दोबदल। ये 3 मुख्तलिफ चार्जेस हैं जो मौसूफ के ऊपर लगते हैं। और आज तक पाकिस्तान जब तक बना है, मुख्तलिफ वज़ीर आज़म के पास मुख्तलिफ साइफर्स आते रहते हैं। वो वज़ीर आज़म फांसी भी चढ़ गए, वज़ीर आज़म हाईजैकर भी बन गए, वज़ीर आज़म जला वतन भी हो गए। आज तक कभी किसी ने इस तरह से पाकिस्तान का तमाशा नहीं बनाया। दूसरी बात ये भी शायद मालूम नहीं है किसी को कि साइफर की कॉपी 4 लोगों के पास जाती है और जो वजीर आजम आता है वो वजीर आजम के नाम पे आ जाती है। वो किसी की पर्सनल घर का वो सौदा सलफ की पर्ची नहीं होती जो वो साथ जेब में डाल के ले जाएगा। आज तक जितने साइफर वजीर आजमों को आते रहे हैं उन तमाम का रिकॉर्ड मौजूद होता है वजीर आजम हाउस के अंदर। उन तमाम की कॉपी जो वजीर आजम को भेजी जाती है वो आज तक रिकॉर्ड में मौजूद है। सिर्फ एक ये वाला साइफर है जो पाकिस्तान के वजीर आजम हाउस के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद नहीं है। और आखिरी बात यह है कि जो ओरिजिनल साइफर है जो वजीर आजम को जो है वो भिजवाया गया, उस वजीर आजम ने उसको खुद खोने का इतराफ किया है। वो खुद कहते हैं मैं साथ ले गया था और मुझे खो दिया है।
अब इसके ऊपर 3-4 मुख्तलिफ जो है वो इल्जामात लगते हैं। और ये जो आज जो अभी गशकोरी साहब ने आपको बताया है, ये बातें इस बात की सेंसिटिविटी का अंदाजा लगाइए। ये ठीक है, ये बिल्कुल उठा के बिल्कुल खेल के मैदान से बिठा दिए गए थे वज़ीर आज़म हाउस में लाके, लेकिन इनको बताया गया, इनको बार बार मुख्तलिफ सेक्रेटरीज की तरफ से, मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, मुख्तलिफ लोगों की तरफ से कहा गया कि आप इसके साथ नहीं खेल सकते, लेकिन मौसूफ ने जानबूझकर पाकिस्तान के साथ खेला। अभी तो आप दोनों ने मेरे जज्बात के साथ खेला है, मैं आप दोनों को नहीं माफ करूंगा इस बात के ऊपर। मैं जितनी मुश्किल से प्रोग्राम चला रहा हूँ ना, हबीब अकरम साहब बीच में अब एक ही छड़ी से नहीं हटो, एक ही छड़ी से ना हटो, मेरा कसूर नहीं था। मैं अपनी बहन ना गिला तो कर सकना ना मैं। हबीब अकरम साहब, ये सर ये जो मैंने तो आज बर्दाश्त किया है। अच्छा ठीक है जी, आपने बर्दाश्त किया। हबीब अकरम साहब, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। हबीब अकरम साहब, सर ये जो बयानात आ रहे हैं, मुझे जरा रहनुमाई फरमाइए, इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है? ये बड़े अहम ओहदों के ऊपर फायज लोग जो हैं इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। हैदर पंचोता साहब फरमाते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, हमारे पास हमारे कानूनी जो हमारे पास दलाइल हैं वो कंप्लीट है, कोई मसला नहीं है। ये पाकिस्तान तरीके साहब इसको बहुत इजीली ले रही है या एक्चुअली इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? देखिए, मैं तो कानूनी तौर पे एक कानून के अदना तालिब इल्म के तौर पे नईम पंचोता साहब जो आर्टिकुलेट जिस तरह कर रहे हैं अपने दलाइल को, मैं उन्हीं का हामिल हूँ और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पर ये मुकदमा सिर से चल ही नहीं सकता। लेकिन बहरहाल हमारा निज़ाम है और ये कोई जो 4 हैं या 40 हैं, 36 हैं या 37 हैं, ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान की तारीख में। आपको पता नहीं है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो अप्रूवर था वो भी वज़ीर आज़म हाउस से ही निकला था जी। और जनाब नवाज शरीफ साहब पे जब हाईजैकिंग का मुकदमा चल रहा था वो भी इसी तरह से लोग निकले थे। तो इस तरह के लोगों की अपनी अहमियत तो होती नहीं है। ये पाकिस्तान का मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, मसूद महमूद से लेके आज के अफसरों तक, आजम खान तक, ये सारे वो लोग हैं जिन्हें जो अपनी खाल बचाने के लिए थोड़ा सा प्रेशर भी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो लिहाजा ये वो लोग हैं जिनकी गवाही इस काबिल नहीं है कि मेरा ख्याल है कि उनको अदालत में लाया जाए। और वैसे भी जिसकी हैसियत सरकारी मुलाजिम की थी और वो ना उस वक्त उसके नोट की कोई अहमियत, वो आप इतना देख रहे हैं, एक बंदा कह रहा है कि मैंने काबीना को नोट लिख के दिया था, मतलब वो पाकिस्तान को हुक्मरान था, क्या था भाई? जब काबीना ने अप्रूव कर दिया तो तेरे नोट की क्या अहमियत रहेगी? अब इस तरह के लतीफा नुमा गवाहियां जो है, इन पे पाकिस्तान में बहुत कुछ होता रहा है, तो ये शुगल भी आपके सामने लग रहा है, इसको देखते रहे। लेकिन हबीब साहब, ये तो आपकी राय है, बिल्कुल ठीक है, आपकी राय का एहतराम, लेकिन वट एवर इज द केस, मतलब अगर आपने भुट्टो साहब की भी एग्जांपल दी, अल्टीमेटली जो उसका अंजाम हुआ वो भुट्टो साहब के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं था। जिस तरफ ये सूरत हाल जा रही है, साइफर के मामला जिस तरफ जा रहे हैं, वी कैन ऑब्वियसली आपके अपने आर्गूमेंट्स हैं, अज़मा साहिबा के अपने आर्गूमेंट्स हैं, लेकिन आपको ये मुश्किल साइड की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है इमरान खान साहब के लिए? आपको बता रहा हूँ कुछ अर्से के लिए ये मुश्किल होगी, जैसे इलेक्शन खत्म होगा ये मुश्किलात आसानी। अच्छा, ये नया एंगल लाए हैं हबीब साहब, ये किस तरह आपने ये नतीजा अख्ज़ किया? बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा चलें, इससे ज्यादा कुछ नहीं ये नहीं, थोड़ी सी गाइडेंस दे दें सर, हमें थोड़ा सा तो पता लगे, आप बड़े रिसोर्सफुल जर्नलिस्ट हैं, थोड़ा सा बता दें, ये सारे केसेस ठंडे हो जाएंगे इलेक्शन के बाद? सर मंसूर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आप बड़े बाखबर आदमी हैं सर, बस मुझे इजाजत दीजिए, मैं बस यहीं तक बोल सकता हूँ, मैं बहुत डरता हूँ। अच्छा चल, नहीं मैं आपको ऐसी जगह नहीं लेके जाऊंगा जहाँ पे आपको डर लगे। मैं जितना मुझे बहुत पहले डर लगता है, मैं आप जितना दिलेर और बहादुर नहीं सर, मैं कितने सर, मैं टॉपिक ही चेंज कर देता हूँ सर, कि आपको डराने का मकसद ही नहीं है, मैं टॉपिक चेंज कर देता हूँ। अच्छा चलें, इस पे ये बता दीजिए कि ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के हवाले से आज ये खबर आई है, पाकिस्तान के तमाम चैनलों के ऊपर चली है कि करोड़ों रुपया लगाया गया सोशल मीडिया के लोगों को हायर करने के लिए और बाद में उनको पीटीआई की तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। इस पे मैं और आप बात कर सकते हैं या नहीं? जरूर देखे जी, इतना बड़ा स्कैम पकड़ा गया है। लेकिन मसला यह है कि इसके नीचे इसका मंतकी नतीजा तो ये होना चाहिए था कि इसके बाद डिजिटल मीडिया पे पीटीआई का नाम लेवा कोई ना होता। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतना बड़ा स्कैम पकड़ा गया है डिजिटल मीडिया पे, फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये 800, 1100 या 10,000 अकाउंट्स का मसला नहीं है, ये मसला कुछ और है। जहां पे ये हल होना है इसको वहां पे सॉल्व कर लें। इस तरह वो पंजाबी में कहते हैं पाथिया पने वैर नहीं मुकड़े। हाँ।
अच्छा, ये बड़ी ऐसे छोटे छोटे जवाब दे रहे हैं आज हबीब अकरम साहब, हमें तफसील से पता नहीं क्यों नहीं बता रहे। चलें खैर, नहीं मैदर पंचोता साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये भी प्रॉब्लमेटिक नहीं बन सकता सर, ये सारे अकाउंट्स वगैरह का पकड़े जाना और ये सारी डिटेल सामने आना कि जनाब सरकारी फंड्स किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहे थे? वैसे तो आपके पास केसों की लिस्ट है, मुझे लग रहा है कुछ और केसेस भी आपको डिफेंड करने पड़ेंगे। देखिए, बात यह है कि खान साहब के ऊपर 200 के करीब केसेस बनाए गए। क्वेटा में कत्ल होता है वकील इमरान खान साहब के ऊपर, दफा 144 के ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर। नवाज शरीफ साहब आते हैं, कोई दफा 144 नहीं है, कोई किसी के ऊपर जो है वो रुकावट नहीं है और बिल्कुल उनकी गाड़ियां भी सीधी अंदर हाई कोर्ट में जा रही हैं, प्रोटोकॉल लगे हुए हैं, एसपी सलूट मार रहे हैं। एक जो सजा याफ्ता मुजरिम है उस वक्त बेल भी नहीं हुई और आप ये देख लें कि सजा उनकी सस्पेंड भी नहीं हुई और उन्हें प्रोटोकॉल चल रहा है। दूसरी तरफ बात यह है कि ये जो केस नया एक बनाया गया, पहले इसी तरह से ये साइफर, उसके पीछे तोशाखाना के पीछे दूसरी एफआईआर, तो ये सिलसिला सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस वक्त जो सोशल मीडिया है ना, ये समझ रहे हैं कि शायद वो पीटीआई ऑफिशियल है या फिर उनके कोई पेजेस हैं जिनसे ये बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब के हक में वीडियोस जाती हैं, तो नवाज शरीफ की मकबूलियत जो है या किसी और रहनुमा की मकबूलियत बढ़ नहीं रही, चाहे वो जेके टाइप हो या कोई भी हो, तो इनकी सोच गलत है। बात यह है कि ये जो है ना पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट की वजह से नहीं है मकबूलियत, इमरान खान को दुनिया चाहती है। इनके अपने अकाउंट देख लें जहां पर नवाज शरीफ साहब और मरियम जो है वो अपनी तस्वीर उन्होंने लगाई है टिकटॉक के ऊपर, नीचे इमरान खान जिंदाबाद, गो नवाज गो, ये लिखा हुआ है। तो ये सूरत हाल है, तो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं? इनके जलसे के अंदर लोग लेकिन नहीं भाई, लेकिन नहीं भाई, क्या एक सवाल क्या सोशल मीडिया सोशल सर मैं एक सवाल सर मैं सवाल कर रहा हूँ, अज़मा साहब नहीं कर रही, मैं कर रहा हूँ। नहीं भाई, अगर ये चीज लेकर आए हैं मैं कर रहा हूँ सवाल, इनको ये भी बताना चाहिए कि 10 अरब के इश्तिहारात जो है इनकी हुकूमत में दिए गए उसके ऊपर क्या इनका जवाब है? कोई जवाब नहीं है। लेकिन इसका जवाब देंगे, नहीं भाई, जो केस इन्होंने बनाया है उसके ऊपर हम अपना पूरा जवाब देंगे, हमारे सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स आएंगे, हम देखेंगे। नहीं भाई, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चलना या लोगों का मरियम नवाज या नवाज शरीफ की तस्वीर के नीचे कमेंट्स करना, क्या ये किसी की पॉपुलैरिटी का पैमाना बनाया जा सकता है कि लो जी इसकी वजह से इसका मतलब है बहुत ये पॉपुलर है? इज दैट द वे? देखिए, बात ये है कि किसी ने अगर चोरी की है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ इमरान खान ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, ट्रेंड बन गया, क्या उसके ऊपर जो है वो सोशल मीडिया की वजह से था? नहीं, इमरान खान को लोग लाइक करते। अब मरवत ने कहा बढ़ गया, क्या उसके ऊपर लोग किसी को सर एक से मैंने ऐ नहीं समझ आती है जुमला में चलाना है कि नहीं चलाना है, ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा है, मुझे तो ये नहीं समझ आती है। हबीब साहब, ये जुमला चल सकता है टीवी पे कि नहीं चल सकता? हबीब साहब, बात ये होती है कि ये मकबूलियत की बात है ना, तो दूसरी तरफ अगर आपने कोई ऐसा मामला किया है तो अगर लोग उसके ऊपर आके कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट या हम लेकर रहेंगे आजादी, तो उसके अंदर जो है वो आप ट्रेंड के ऊपर ना जाएं, कौम के अंदर शऊर आ गया, लोग अपनी मैं जरा एक दफा हबीब साहब सर, मैं जरा हबीब साहब मेरे ना सीनियर हैं, हबीब साहब मेरे सीनियर, हबीब साहब ये जुमला चल सकता है टीवी पे कि नहीं? मुझे बताएं, मैं उड़ाऊं इसको, मैं बताइए। चल सकता है, मेरा ख्याल चल सकता है, आपके प्रोग्राम में चल सकती है बहुत सारी चीजें मंसूर, आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। और सर इसलिए क्योंकि आप इतनी एहतियात से काम ले रहे हैं, मैं थोड़ी सी एहतियात मैं भी कर दूं। अच्छा ठीक है, मैं जरा कमजोर आदमी हूँ, लेकिन मैं एक अर्ज करूं, ये जो भी आपने मकबूलियत वाला सवाल उठाया ना, ये बहुत ही जबरदस्त और लॉजिकल है सर। देखिए मंसूर साहब, बिल्कुल डिजिटल मीडिया पे मौजूदगी या किसी शख्स की शोहरत उसकी मकबूलियत की अलामत नहीं है। इसके लिए साफ शफाफ इलेक्शन होना चाहिए जी, और वो इलेक्शन करवा लेना चाहिए जल्द से जल्द। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये तो आपकी बिल्कुल जायज़ राय। अज़मा साहिबा इस पर कमेंट करना चाहेंगे, लेकिन मैं एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के फौरन बाद हम आ रहे हैं। अज़मा साहिबा के सामने सवाल रखते हैं कि किस बात का डर है, सोशल मीडिया से किस बात का डर है? करने दे बच्चों को अपना काम करने दे ट्वीटें, क्या मसला है? बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सोशल मीडिया के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे कि आज एक स्टोरी सामने आई और उसके ऊपर ही हम गुफ्तगू कर रहे थे। नईम हैदर पंचोता साहब ने ये कहा कि ये बेसिकली इमरान खान साहब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया स्ट्रेंथ है उसको पकड़ने की ये सिर्फ एक कोशिश है जिसकी वजह से ये सारा डेवलप हुआ है। अज़मा साहिबा, किस बात का डर है? करने दे, बच्चे अगर ट्वीट वगैरह करते हैं, कुछ बोलते हैं, ट्रेंडिंग वगैरह करते हैं, करने दे, बोलने दे, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने शायद पूरी रिपोर्ट देखी नहीं। जी बताइए। ये वो अकाउंट्स हैं जिनको 2018 में इमरान खान की जाली सदाकत और अमानत की प्लेट थी ना,
उसका ढिंढोरा पीटने के लिए भर्ती किया गया था। उनको बताया गया था कि जो अंडे कट्टे मुर्गियां हैं उससे मईशत कैसे बेहतर होगी, जो इमरान खान का विजन है इसको आपने आगे लेके जाना है। और इमरान खान जो है वो बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते थे, वो बहुत दरवेश आदमी है, ये उन्होंने बताना था। यहाँ से बताते बताते जब 2021 तक बात आई, जब उनको पता चला कि वो जा रहे हैं, उसके बाद बिल्कुल लाइन चेंज हुई। फिर वो आपको पता है वो डर्टी हैरी और जानवर और मीर जाफर, मीर सादिक, वहाँ से बात शुरू होते होते 9 मई तक आई। और 9 मई के अंदर वो 800 अकाउंट्स हैं, वो बाकायदा तौर पर इश्तियाल फैलाते, लोगों को उकसाते और इदारों के खिलाफ बगावत की बातें करते हुए पाए गए। सो ये बात इतनी सिंपल नहीं है। जब तक ये हमारे खिलाफ ट्वीटें कर रहे थे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये हमारे जो है वो आके भी अगर जो अपनी तरबियत दिखाता है, अपने घर की तरबियत दिखाता है, तो वो उसके घर की तरबियत है, उस पर हम सिर्फ उस पर तरस खा सकते हैं और उसके ऊपर जो है उसके लिए बेचारे के लिए दुआ कर सकते हैं उसके लिए। और तो इमरान खान के सारे कसूर शायद माफ़ हो जाएं, लेकिन जो उसने ये जो यंग नस्ल को जो उसने बेरारवी सिखाई है, जो बदतमीज़ी और बेहुदगी का कल्चर सिखाया है ना, वो शायद कोई भी मईशत ठीक हो जाएगी, खारजा पॉलिसी ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये करना बहुत मुश्किल होगा। और इनमें से मेजॉरिटी वो हैं जो मुल्क से बाहर बैठकर हकीकी आज़ादी चाहते हैं। और कभी आप उनको पूछे ना कि इमरान खान ने क्या किया, या 350 डैम जो बनाने थे वो क्या, अम्मी से पूछ के बताती हूँ, वो ये होता है। या उनको पूछे कि इमरान खान के कोई प्रोजेक्ट्स बता दे, तो वो कहती है इतना मुझे पता नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि वो बहुत अच्छे हैं। तो ये IQ लेवल है। और उन बेचारों को जो है वो लगा दिया जाता है। ये बच्चे जो भर्ती किए गए थे, इन्होंने एक लाइन और वो दी, उसके साथ बीच में और लोग शामिल हुए, और उसके बाद जो है वो जिस तरह से ये ट्रेंड और बॉट्स जो हैं, वो मैं नहीं बता रही, एलन मस्क बता चुका है, इनकी ट्विटर के ऊपर मकबूलियत का राज वो खोल चुका है कि इमरान खान के जो है वो 60% के करीब फॉलोअर्स भी फेक थे, और ये बॉट्स इस्तेमाल करते रहे हैं अपने जो है वो सोशल मीडिया को चलाने के लिए। 60%, तो मैं तो क्या कहती हूँ, वो छोड़े, ये जो 60% फॉलोअर्स फेक थे, ये कब आई खबर? ये नहीं कमाल है। आपको अगर नहीं आई तो मैं आपको भेज दूंगी, जिसके ऊपर ये आज से कोई 6-8 महीने पहले की बात है, जिसके अंदर इनके बहुत सारे लीडरान और खास तौर पर इमरान खान जो है उनके फॉलोअर्स के बारे में बाकायदा एक रिपोर्ट जारी हुई थी एलन मस्क की तरफ से। दूसरी बात यह है कि ये अजीब बात है, मुझे वैसे समझ नहीं आती, फॉरेन फंडिंग वाला जब केस आया ना, तो कहा ले देखे ना जी क्या निकाल के फॉरेन फंडिंग निकाल के ले आए हैं, कितनी $50 की फॉरेन फंडिंग। उसके बाद घड़ी आई, देखे ना जी क्या एक घड़ी निकाल के ले आए हैं, देखे वो उस घड़ी से कुछ नहीं मिला, इनको घड़ी मिली है। फिर उसके बाद जब अलकादर का और 450 कनाल का केस आया, ले जी देखे क्या निकला, सिर्फ 450 कनाल जो चैरिटी के लिए दिए गए थे। उसके बाद जो है जब साइफर आया तो उन्होंने कहा देखें कुछ और नहीं मिला ना, तो इमरान खान को जो है वो साबित करने के लिए अब साइफर निकाल के ले आए हैं। अंदाजा लगाइए इन लोगों का कि इनको पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों को ये चोर डाकू कहते रहे, उनके खिलाफ तमाम तर इदारों को मिला के उनके साथ पूरी प्लानिंग करके साबित नहीं कर सके। उनके बाद एक से बाद एक सियासी मुखालिफिन को जो है वो क्लीन चिट मिलती रही, और मौसूफ जो है वो अब सच्ची मुची वो तोशा खाना से लेकर साइफर से लेकर अलकादर से लेकर मतलब नेम इट, फॉरेन फंडिंग का 7 साल मौसूफ ने वो फॉरेन फंडिंग का केस छुपा के रखा। उसको कभी कहा क्या है जी $50 की तो बात है, कह रहे हैं कि आज मैं देख रही हूँ वो कह रहे हैं देखे ना बात कहाँ से शुरू हुई थी, वो कहते हैं इसराइली इनको फंड करते थे, यहूदी इनको भारतीय जो है फंड करते थे। मुसीबत यह है कि वो तो करते थे अपने मुल्क का टैक्स पेयर का पैसा भी इस शख्स ने। वो ये बताइए ना, जो नैब के अंदर वो शिक है इख्तियारात से जो है वो तजावुज करना, शिक फिर कहाँ अप्लाई होती है, अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करना, वो शिक कहाँ अप्लाई होती है अगर इन केसेस के अंदर वो शिक अप्लाई नहीं होती। अभी तो कोरोना फंड का ऑडिट होना बाकी है, जो टाइगर फोर्स के जरिए जो टाइगर फोर्स के ऊपर बांटा, उस्मान बुज़दार जो है उसने 25 लाख रुपए से हेलीपैड बनवाया था कोरोना के फंड से। वो जो एक्सपो सेंटर के अंदर जो बना था ना अस्पताल, उसके अंदर करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियां, अभी तो कोरोना फंड का ऑडिट नहीं हुआ। ये वो लोग हैं। मैं हबीब अकरम साहब, ये बड़ी बात उन्होंने की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्चुअली डाउन प्ले करने की कोशिश करती है। 60% इमरान खान साहब के फॉलोअर्स जो थे वो फेक थे। सर आप क्यों हंस रहे हबीब साहब? देखिए अज़मा कह रही है तो ठीक कह रही है, अज़मा की बात हमें मान लेनी चाहिए, लेकिन मंसूर सवाल ये नहीं है। हम देखिए कि हम बुनियाद को छेड़े, बुनियाद पर काम किए बगैर हम बुनियादी तौर पे शुरुआत को उलझे हुए हैं
कि अच्छा जी इमरान खान इस तरह गलत था, देखें जी ये 500 अकाउंट पकड़े गए या 5000 अकाउंट पकड़े गए, अच्छा जी इमरान खान इसलिए गलत था जी कि ये प्रॉब्लम हो गया, या उसके जी अकाउंट की 60% या 70% या 80% या 100% सारे उसके फॉलोअर्स जाली थे। देखिए क्वेश्चन ये है नहीं, क्वेश्चन यहाँ पर कुछ और है। क्वेश्चन ये है कि हमारा दस्तूर इस एक शख्स की वजह से उसको तोड़ मरोड़ के और निचोड़ के अपने मतलब की बातें खर्च की जा रही हैं, और उसकी बुनियादी वजह जो है वो इमरान खान है कि इमरान खान को इलेक्शन से रोकना है, 90 दिन में इलेक्शन न कराओ, इमरान खान को जीतने नहीं देना, 2 सूबों में इलेक्शन न कराओ, इमरान खान को जीतने नहीं देना, आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिए, इमरान खान को जीतने नहीं देना, अच्छा अब असेंबली एक दिन पहले तोड़ दो 30 दिन मिल जाएंगे। अच्छा हबीब साहब एक मिनट, हबीब साहब सॉरी मैं आपका हबीब साहब मोमेंटम तोड़ रहा हूं बड़ी माजरत के साथ, लेकिन यहाँ पे ना जब नून लीग वालों के सामने ये आर्गुमेंट रखे ना, मैं आपको भी बता देता हूँ वो आगे से पता क्या जवाब देते हैं, वो ये कहते हैं इमरान खान को जब जिताना था तब सब कुछ जिस तरह तोड़ा गया था तब नहीं कोई आप लोगों को नजर आता। ये देखें ये हंस रही है, ये देखें अज़मा बुखारी हंस रही है ना, क्योंकि इनको पता है इन्होंने यही आर्गुमेंट देना था कि जी जब जिताया जा रहा था और तब उनके लिए आइन तोड़ा जा रहा था, हर किस्म का रूल बेंड किया जा रहा था, उस वक्त क्यों नहीं बोले आप लोग? मंसूर साहब मैं 2018 के इलेक्शन के बारे में मेरी अपनी राय और जाहिर व बाहिर है और मुस्लिम लीग नून से मुख्तलिफ है, लेकिन बहरहाल मैं उसके लिए मेरे पास अपना डेटा और अपने दलाइल मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के पास अपना डेटा और अपने दलाइल मौजूद होंगे। देखिए तो हालत हाजिर पे गुफ्तगू कर रहे हैं ना, ठीक है, ये आज की कैफियत है। क्या एक जुर्म का सबब दूसरा जुर्म हो सकता है? क्या एक जुर्म का जवाब दूसरे जुर्म से देना है? हमें कहीं इस सिलसिले को रोकना है, अच्छा जी आज नहीं रोकेंगे कल रोक लेंगे। अगर नवाज शरीफ साहब ने माजी का एक जुर्म जो है उसको अपने नए इख्तदार की बुनियाद बनाना है तो बिस्मिल्लाह बना ले, इसमें कौन, ये तो एक पॉलिटिकल बात है, ठीक है बनाना चाहते हैं बना ले। लेकिन आपका हबीब साहब डेटा ये कहता है कि 2018 के इलेक्शन रिग्ड थे कि नहीं? जी मेरा डेटा ये कहता है कि 2018 के इलेक्शन रिग्ड नहीं थे। अच्छा मतलब वो बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से नहीं, उनकी राय है। मंसूर एक मिनट, उनकी राय है, मंसूर एक मिनट, एक तो मैंने आपको भेज दी है, क्या मैंने आपको एक तो वो रिपोर्ट भेज दी है, वो जो ऑडिट रिपोर्ट थी 56.6% जो है इमरान खान के फॉलोअर्स जो फेक थे, वो मैंने आपको रिपोर्ट भेज दी है। मुझे हैरत है कि आप तक ये बात कैसे आपको पता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि वाकई मुझे लगता है कि हकायक जो है वो किसी के अपने अपने हकायक हों तो वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो तारीख के हकायक हैं वो तो नहीं छुप सकते ना। जनूबी पंजाब महाज का बनना, हमारी टिकटों का वापस होना, हमारे जो लीडर है उसको रोज़ाना पेशी करा के, उसको व्हाट्सएप JITयाँ बना के, मॉनिटरिंग जज लगा के, ब्लैक लॉ की डिक्शनरी से एसेट की डेफिलेशन लेकर उसको सजा देकर जेल में डाल देना, उसके बावजूद पंजाब में जो है वो नून लीग का जीत जाना, फिर भी इसकी हुकूमत ना बनने देना, ये तो लोगों को कहना फौरन जो है वो बनीगाला जाओगे, ये हुआ ही नहीं, ये हुआ ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं ना। नहीं, RTS क्या था, RTS क्या था प्यारे भाई, RTS क्या था मंसूर, RTS क्या था? हबीब साहब को जवाब देने देना। क्या हुआ था? अचानक जो पोलिंग एजेंट्स जो हैं उनको जो है एक ही ट्रेंड के जरिए उनको पोलिंग स्टेशन से बाहर क्यों निकाल दिया गया था? हमारे जो वोटर्स हैं उनको जिसके पास शेयर की पर्ची होती थी उसको वोट क्यों नहीं डालने दिया जा रहा था? जहां पर हमारे जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड थे, बल्कि पूरे पंजाब के अंदर पोलिंग को है जो वो स्लो कर दिया गया था, ये वाकई हुआ ही नहीं। चले ये वाकई नहीं हुआ ना। अब जवाब देने और मुझे हैरत ये है कि अपने अपने हकायक और है, जवाब वो मिल गया ना, स्क्रीन जवाब तो देने देना। देख लिया आपने? हबीब साहब को जवाब तो देने। हबीब साहब इन तमाम वाकयात के बारे में आप क्या कहेंगे? ओके, देखिए जहां तक पॉलिटिकल लोगों की एफिलिएशन का चेंज है तो मैंने कभी उसके ऊपर ना तो उसको कभी अपने इलेक्शन की बुनियाद बनाया है, अपनी प्रेडिक्शंस की ना अपने उसकी वजह दुनिया भर में इलेक्शन से पहले लोग अपनी अपनी पार्टियां चेंज करते हैं। आपके यहाँ इंडिया में अभी सैकड़ों लोगों ने पार्टी चेंज की है, पाकिस्तान में हमेशा करते आए हैं। अब कोई कहता है मैंने दबाव पे की, कोई कहता है मैंने लालच की वजह से की, ये का अपना मसला है। अगर दबाव ही होता तो फिर राना सनाउल्लाह ने क्यों नहीं चेंज की? अगर दबाव ही होता ख्वाजा साद रफीक ने चेंज क्यों नहीं की? अज़मा बुखारी ने चेंज की। बस बात यह है कि दबाव जो है हर एक की अपनी अपनी तारीफ है, हम सियासी लोग हैं, हर एक की अपनी अपनी तारीफ है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि क्या पोलिंग के दिन, मैं तो पोलिंग के दिन और एक पब्लिक ओपिनियन पे बात कर रहा हूँ, उसके लिए मेरे पास डेटा भी मौजूद है और मैं हाजिर, मैं कई दफा ये बात भी कर चुका हूँ। बाकी देखे सियासत में चलती रहती है ये चीजें कि जनाब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। नहीं हबीब साहब, तो इसका मतलब है कि
अगर ये आर्गुमेंट लिया जाए जो आप फरमा रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन से पहले भी अगर हो रहा था, सियासी लोग ये फैसले करते रहते हैं, आपके ये आर्गुमेंट है, तो फिर इसी आर्गुमेंट के तहत आज अगर फरूख हबीब आईपीपी में चला जाए या अब्दुल्लीप अब्बास अगर चली जाए तो वो भी ठीक है, उसको यही तस्वुर किया जाना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं है। आर्गुमेंट है, देखिए जिसने दबाव कबूल करना होता है उसे बहुत थोड़ा सा दबाव कबूल वो कर लेता है, ठीक है। बहुत सारे लोग आज भी खड़े हुए हैं। देखिए ये क्वेश्चन ये लोगों की अपनी अपनी जात से रिलेटेड होता है। मैंने कभी इसको को बहुत ज्यादा सीरियसली कहा। फरूख हबीब साहब जाना चाहते हैं, चले जाएं, बिस्मिल्लाह, जिसने जाना है, जिसने आएगा, जो आना चाहता है आ जाए, अपनी मर्जी से, अपनी फ्री। देखिए ये दबाव एक बहाना होता है, ये बाद में अपना जवाब देते हैं लोग अपने। नहीं, हबीब अकरम साहब मेरी गुजारिश ये सुन लें, मुझे ये बता दें क्या हमारी 9 सीटें, चले बाकी तो मैं गलत कह रही हूँ ना, जनूबी पंजाब महाज भी नहीं बना, कुछ भी नहीं हुआ, 9 सीटें 25 जुलाई की रात को पंजाब असम्बली में नून लीग की ज्यादा थी कि नहीं थी, और जो 26 आजाद उम्मीदवार जीत के गए थे उनको कैसे पहुंचाया गया था बनी गाला, ये भी आपकी रिपोर्ट में है या नहीं है? देखिए अब आप मुझे अज़मा, आप पहले ना सवाल का तयन कर लें, इस पे मेरा ख्याल है कि अलग से गुफ्तगू कर लें। इस वक्त हम ना उलझ जाएंगे और मैं आपसे तो बिल्कुल नहीं उलझ सकता क्योंकि मैं इतना काबिल नहीं। अच्छा चले आगे चलते हैं, आगे ये इस पे एक अलग प्रोग्राम कर लेते हैं। हबीब साहब अगर कह रहे हैं अब वो इस पे एक अलग प्रोग्राम कर लेंगे, लेकिन नईम पंचोता साहब ये थोड़ी देर पहले, मैं जरा टॉपिक चेंज करता हूँ, अगले टॉपिक पे भी चलें। नईम पंचोता साहब, आरिफ अलवी साहब का एक इंटरव्यू अभी थोड़ी देर पहले नशर हुआ है और उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने कहा मुझे जनवरी के आखिर में इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। मुल्क के सदर ये बयान दे रहे हैं। सर आपको भी आपकी खान साहब से मुलाकात होती रहती है, खान साहब को भी ऐसे शको शुबात या आप लोगों को भी ऐसे शको शुबात हैं? देखें बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जैसा कि जनाब ने फरमाया कि हुक्म देती है, उसके ऊपर दोनों सूबों में इलेक्शन नहीं करवाए जाते और वो गैर आइनी तौर पर वो हुकूमतें चलती रहती हैं। और आज वही गैर आइनी हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब की जो सज़ा है वो भी सस्पेंड कर दी। मेरा ख्याल में फिर पाकिस्तान के अंदर या जिधर जिधर पंजाब हो या जो भी सूबा हो, तमाम लोगों को फिर जो है हुकूमत ही रिलीज़ कर दे, फिर अदालतों को क्या फ़ायदा और बाकी ट्रायल और सारी चीज़ें। और ये अगर आम आदमी के लिए भी है, कलीमुल्ला और सलीमुल्ला के लिए, तो फिर जो है नवाज शरीफ साहब के लिए फिर ठीक है। अगर आम आदमी के लिए नहीं है तो ऐसी फेवर क्यों दी गई? जब निगरान हुकूमत का काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस के अंदर हेल्प करना है, उसका ये काम तो नहीं है। और वो निगरान हुकूमत जिसका कोई आइनी टेन्योर ही नहीं है। दूसरे नंबर पर जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला पेंडिंग है। चीफ साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए कि ये तो पहले ही डिसाइड हो जानी चाहिए थी, ये तो इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। तो मैं ये समझता हूँ कि अब भी 2 तारीख जो दी गई है, इतनी लंबी क्यों दी गई है? अब 2 सवाल वहाँ पर बड़े अहम है। एक सवाल ये है कि क्या इलेक्शन 90 डेज के अंदर होंगे। दूसरा सवाल ये है कि इलेक्शन जो है उसकी तारीख जो है वो कौन देगा। तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना चाहिए, फौरन तारीख जो है वो इलेक्शन जो आईन पाकिस्तान कहता है उसके मुताबिक 90 डेज के अंदर है। अब यहाँ पर मामला क्या है? पीपल्स पार्टी भी कहती है कि इलेक्शन हम भी चाहते हैं, लेकिन वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो सुप्रीम कोर्ट में गई है। PMLN भी किसी जगह के ऊपर, इन्होंने तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं दी ना कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन हो, क्योंकि इनको पहले वो इक़्तिदार का जो है वो नशा था, इनकी हुकूमत थी और पूरे मजे ले रहे थे। अब मामला जो है वो आगे आया है तो ये क्योंकि इनके लिए पूरी फील्ड बनाई जा रही है कि मियाँ साहब का इंतजार था, जो लंदन प्लान था, वहाँ से स्पेशली प्रोटोकॉल मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हुए दिया गया, रास्ते में कहीं भी गिरफ्तार नहीं किया गया, हालांकि उनका स्टेटस जो था वो इश्तिहारी का था। और जो लोग उन्हें सहूलतकारी देते रहे, उनके भाई भी देते रहे, और आम रूटीन के अंदर अगर कोई भी किसी इश्तिहारी को पनाह देता है तो उसके ऊपर FIR दर्ज हो जाती है 216 की। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा प्रोसेस नहीं किया गया और बाकायदा तौर पर उन्हें लाया गया बेसिकली इमरान खान साहब को अंदर करने का, PTI को क्रैश करने का। और आखिर में ये कमेंट मीडिया के हवाले से, क्योंकि बड़ी बहस चल रही थी, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर तो इमरान खान साहब का नाम, 3, 4, 5 वकला हैं, जिसके अलावा तो कोई जो है रिप्रेजेंटेशन जो है वो किसी को करने नहीं दी जा रही, क्योंकि जो भी कोई कहीं पे आता है तो उसे अगवा कर लिया जाता है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है। नईम साहब आप भी तो आप जरा अपनी जवाब मीडिया सब एक मिनट आपने जो मीडिया की बात की है, नईम साहब सवाल जरा ले लें। आपने भी 3 जमातों का 3 चैनल्स का और 3 एंकरों का बॉयकॉट पिछले 2 दिन में अनाउंस कर दिया है। सर अगर आप लोग अपनी खुद ही स्पेस को स्क्वीज करते रहेंगे तो फिर कवरेज किस तरह मिलेगी आप लोगों को? देखें अगर कोई सहाफ़ी इस तरह का जो है 22 तरीके से, देखें ना, मुल्क के अंदर आइन है, फेयर ट्रायल है, ड्यू प्रोसेस है, आप किसी से ज़बरदस्ती कैसे स्टेटमेंट ले सकते हैं? ये आईन पाकिस्तान जो है
वो किस लिए बना हुआ है, आप किसी के बुनियादी हकूक कैसे सलब कर सकते हैं, और जो उसका अंदर शरीक होगा हम उसे मुजरिम समझते हैं कि ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है और वो उन्होंने इंटरव्यू नशर किया है, तो उसके ऊपर कोर कमेटी ने फैसला किया और बाइकआउट किया। देखिए डिजिटल मीडिया जो है यहाँ पर मौजूद होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हम हर रोज वहाँ पर पेश होते हैं, तो वो बड़े वाज़ेह तौर पर जब आते हैं। तो मैंने आज उनसे पूछा, मैंने कहा जी बताइए कि नवाज शरीफ साहब को भी आपने बड़ा अच्छा कवरेज किया, तो कह रहे थे कि हमने कवर तो किया लेकिन कोई उसके ऊपर व्यूशिप ही नहीं आई, आप आए प्लीज। वो आज अच्छा मैं ब्रेक अज़मा साहिबा के चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, जवाब देना चाह रही हैं इसका, जानते हैं एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गिला है, शिकवा है कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने की कोशिश की जा रही है। नहीं महेंद्र पंचोथा साहब ये अल्फाज अभी थोड़ी देर पहले अदा कर रहे थे। अज़मा बुखारी साहिबा, सदर मुमलिकत को भी ये जनवरी के आखिरी हफ्ते के अंदर इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। नवाज शरीफ साहब को जिस तरह का प्रोटोकॉल मिल रहा है, इमरान खान साहब चाहते हैं उनका ट्रायल ओपन कोर्ट के अंदर हो, लेकिन उनको जेल से बाहर ही नहीं लाने दिया जा रहा। नहीं महेंद्र पंचोथा साहब दरख्वास्तें जमा करा करा के थक गए, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा। ये किस तरह होंगे इस तरह इलेक्शन फिर? देखिए, पहले तो ये कहीं नहीं लिखा कि अगर एक शख्स जो दहशतगर्द है और जिसने पूरे मुल्क के अंदर जो है वो दहशतगर्दी कराई है और भी बहुत सारे जराइम हैं उसके रिपोर्ट कार्ड के ऊपर, और उसको बस उसको जो है, और ये वो आदमी है जिसको सिलेक्ट करके जो इश्तिहारी था, जो ये देखा आपने, ये देखा, ये है मैनर्स इसके, और दहशतगर्द होते हुए, इश्तिहारी होते हुए पार्लियामेंट पे हमला केस के अंदर ये दोनों सदर ममलकत और वज़ीर आज़म गलत हो गए, ये दोनों थे इश्तिहारी। उसी ये सुना आपने इसकी ज़बान? बदतमीज तुम खुद हो, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की, तुम्हें बर्दाश्त किया मैंने पूरे प्रोग्राम के अंदर। आपको मंसूर आवाज आई है कि उसने क्या बकवास की है? नहीं, मुझे आवाज नहीं आई। इसकी बदतमीजी में बर्दाश्त करते चले जा रही है पूरे प्रोग्राम के अंदर। कहां से आ गया पता नहीं, आ गया कहां से उठ के बदतमीज आदमी। चुप रहो, वो बंद करो अपना। उसको तुमने भी माइक खोला है मंसूर, उसका बेइज्जती कराने के लिए बुलाते हो। इनके जैसों के हाथों में बेइज्जती करने के लिए बुलाते हो। ये है कौन? कहां से आया ये कोई बात है भला मंसूर? एक मिनट नहीं, मैं कमाल बात करी जा रहे हो। एक मिनट, ये हमें बताएंगे, ये हमें बताएंगे आइन का कानून क्या होता है। मेरी एक मिनट जी, मुझे बात तो करने दें। ये कोई तरीका नहीं है। आप नहीं साहब, आदमी को बर्दाश्त नहीं साहब, नहीं साहब, मेरी नहीं साहब, जो है ना वो आपको प्रैक्टिस नहीं होगी कि जो आगे से चुप कर जाए। नहीं साहब प्लीज, नहीं साहब प्लीज, दहशतगर्द कोई तरीका नहीं है। एक मिनट जी, आप दोनों एक मिनट ठहरे, एक मिनट है दहशतगर्द जो मुल्क के अंदर बगावत कराने की कोशिश कर रहे हैं, दहशतगर्द एक मिनट जी, मुल्क के अंदर जो तंसीबात पे हमला करे वो है दहशतगर्द, जो इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की कोशिश करे वो है दहशतगर्द। आप लोग उसने आजाद खान के पास की बात नहीं है, वो है एक मिनट जी, एक मिनट, वो आप लोगों की तरह नहीं है। चले हो गया ना जी, हो गया वो फॉरेन एजेंट तो है, वो दहशतगर्द भी है, वो सब कुछ है। एजेंट आप हैं जिन्होंने उनके कहने के ऊपर अपने तमाम मेहमानों से आज उस अच्छा जी एक मिनट बस मैं पर आया और आप अमेरिका के साथ मिलकर हुकूमत गिराई। आपने इस बदतमीज आदमी को आपने इंटरप्ट नहीं किया। नहीं साहब, मुझे अपने लिए खुद बात करनी पड़ी। मैं आपसे माजरत करता हूं, मैं तमाम मेहमानों से नहीं माजरत करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे लिए सारे मेहमान नहीं साहब बदतमीजी करती हैं, जो इनके सारे मेहमान हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। तुमने लिवरेज दी है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। गली मोहल्ले के उठा के ले आते हो। चले मैं मैं प्रोग्राम ही खत्म कर देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहिबा, हबीब अकरम साहब और नईम हैदर पंचोथा साहब। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि सबको मौका दिया जाए, लेकिन जाहिर बात है मुझे आवाज़ सही तरह सबकी क्लियरली नहीं आ रही होती, लेकिन तमाम मेहमान हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और हम किसी के भी जो सेंटिमेंट्स हैं उनको हर्ट नहीं करना चाहते। अगर आपके सेंटिमेंट्स भी हर्ट हुए तो बतौर एंकर मैं आपसे माफ़ी करता हूँ। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।